Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. JSSC जेई के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि सब्जेक्ट वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है। इससे पहले 3 अपने वीडियोज इसके लिए आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट तो हमारा फिक्स है, अभी सर्वेइंग चल रहा है। जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लेवलिंग। लेवलिंग से रिलेटेड आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपको क्या करना है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आ सके। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो फिर तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बस बन करके तैयार ही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल भी गलती से भी गलत नहीं करना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स विल बी एप्लीकेबल फॉर द चेंज पॉइंट के लिए सवाल पूछ रहा है। या फिर इस सवाल को हो सकता है ऐसे भी घुमा करके दे दे कि द ऑब्जर्वेशन इज टेकन ऑन अ चेंज पॉइंट इज, यानी चेंज पॉइंट पर जो आप ऑब्जर्वेशन लोगे तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह के जो सवाल पूछे जाएंगे तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, बोथ ए एंड बी, यानी बैक साइड एंड फोर साइड। जब भी आप जो है वो क्या है स्टेशन चेंज करते हो तो आप क्या लेते हो, बैक साइड भी लेते हो और उसके बाद क्या लेते हो, फोर साइड भी लेते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इन विच द एलिवेशन ऑफ पॉइंट आर कंप्यूटेड from the vertical angle and the horizontal distance measured in the field is known as, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा जल्दी में लेकर के इसलिए जा रहा हूं ताकि कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। देखिए इसके बाद जो हमारे पास सवाल आ रहा है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड डिनोट शिफ्टिंग ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा ऐसा साइट है जो कि बताएगा हम लोगों को शिफ्टिंग ऑफ, ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अभी तक आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। चलिए मैं भी आंसर बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी, चेंज पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। यहां देखिए हमसे एक न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया है। इसी तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कह रहा है सवाल में हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए कह रहा है हमसे कि करेक्शन कितना हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में आपको, सवाल तो आपसे क्या पूछा गया है, कंबाइंड करेक्शन का, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपका जो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन है और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है ये होता क्या है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए कर्वेचर करेक्शन की जहां तक बात करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि यह हमारा अर्थ सरफेस है। यहां मान लीजिए आप लोगों ने क्या रखा है, स्टाफ रखा है ना, यहां पर क्या है आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए ड्यू टू कर्वेचर जो हम लोगों को रीडिंग मिलेगी, रीडिंग क्या मिलेगी, हमेशा ज्यादा रीडिंग मिलेगी। मिलना चाहिए था यहां कहीं पर रीडिंग मिलना चाहिए था हम लोगों को पॉइंट ए पर, लेकिन हम लोगों को रीडिंग कहां मिलेगी, पॉइंट बी पर। यानी रीडिंग हमेशा कैसा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो जब ज्यादा मिलेगी, अगर एरर हमारा पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल भी बहुत जगह पूछा जा चुका है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूं। कर्वेचर करेक्शन जो है, करेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा, है ना, -0.0785 डी स्क्वायर। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, किसके लिए बात करेंगे। ये तो बात हो गई किसके लिए, कर्वेचर के लिए। अगर रिफ्रैक्शन की बात मैं करूं कि करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं CR से लिखता हूं, ये होता है 1/7 ऑफ CC। 1/7 ऑफ CC, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको 1/7 कर दीजिएगा और ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आएगी 1/7। आप अपने कैलकुलेटर में इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो, डी स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे पास करेक्शन है किसके वजह से, कर्वेचर की वजह से, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। याद रखिएगा कर्वेचर की वजह से जो हमारे पास में करेक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा करेक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से जो भी हमारे पास करेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि कर्वेचर की वजह से जो एरर आएगा, क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो जो एरर आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और हमारे पास रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आएगा वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा।
ठीक है। एरर और करेक्शन में बिल्कुल जो है ऑपोजिट रिश्ता आता है। अगर एरर पॉजिटिव होता है हमारे पास में तो क्या होगा, करेक्शन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर एरर हमारे पास में नेगेटिव होता है तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कंबाइंड करेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप सीसी और सीआर को जोड़ दीजिएगा। देखिए सीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -0.0785 डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0.0112 डी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ने के बाद आपके पास कंबाइंड करेक्शन जो होगा, यानी मैं डायरेक्ट इसको सी लिखता हूँ, कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू आएगी माइनस। माइनस क्यों आएगी, देखिए जरा जो हमारे करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 0.0673 डी स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वैल्यू से अभी हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल और बनाएंगे जो इससे रिलेटेड ही होंगे हमारे लिए, है ना। थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। चलिए अब सवाल हमसे जो पूछा है सवाल के ऊपर आ जाते हैं। कंबाइंड करेक्शन की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, सी की वैल्यू हमको बताना है। सी की वैल्यू कितनी होगी, -0.0673 डी स्क्वायर। देखिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको जो है वो क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्लस माइनस से उतना कोई मतलब नहीं रख रहा है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे 0.0673 डी स्क्वायर। डी कितना दिया हुआ, देखिए 2 का स्क्वायर। अब जरा इसको आप बहुत प्यार से कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.269 आ जाएगा। 0.269 यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ चेक भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द करेक्शन फॉर कर्वेचर इज डन ड्यू टू। करेक्शन फॉर कर्वेचर आप लोग किस वजह से करते हो, तो करेक्शन फॉर कर्वेचर हमेशा हम लोग किस वजह से करते हैं, कर्व नेचर ऑफ अ लेवल सरफेस। आपको अभी अभी डायग्राम बना करके बताया था कि सरफेस अपने पास कैसा है, थोड़ा सा जब कर्व होगा तब जाकर के हम लोगों को क्या करने की जरूरत होती है, करेक्शन करने की जरूरत होती है ड्यू टू कर्वेचर। और कर्वेचर की वजह से जो एरर आता है हमारा, वो एरर कैसा होगा, एरर जो होगा वो कैसा होगा जी, पॉजिटिव होगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा, करेक्शन आपका हो जाएगा नेगेटिव। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड ऑफ स्टेशन आर। डायरेक्ट रेंजिंग कब पॉसिबल है, जब एंड ऑफ स्टेशन कैसा रहे, तो एंड ऑफ स्टेशन हमेशा जो है वो क्या रहे, म्यूचुअली इंटरविजिबल होना चाहिए, म्यूचुअली इंटरविजिबल होना चाहिए। देखिए जेई लेवल में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सवाल आने के चांसेस नहीं होते हैं, हमेशा जो है क्वेश्चन जो है मिक्सअप आते हैं। कुछ थ्योरी के क्वेश्चन जरूर होंगे और कुछ जो है वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन थोड़े से कम होंगे क्योंकि 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे कोई बहुत ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं पूछा जाएगा। देखिए उसके बाद जो हमारे पास सवाल आ रहा है वो क्या आ रहा है कि द राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड कंप्लीट चेक ऑन। देखिए ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोगों को गलती से भी छोड़ करके नहीं जाना है कि राइज और फॉल मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा है लेवलिंग में, राइज एंड फॉल मेथड, 2 मेथड होते हैं हमारे पास, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आप जो है कंप्लीट चेक लगाते हो। किसका चेक लगाते हो, मेरे ख्याल से अभी तक जवाब आ गया होगा। डी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही है कि बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड, तीनों का आप जो है वो चेक लगाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक हमारे पास फिर से क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि इफ द रिड्यूस लेवल RL एंड द बेंचमार्क, क्या कह रहा है, रिड्यूस लेवल और RL कितना दिया हुआ है 100 मीटर, द बैक साइड इज क्या बता रहा है हम लोगों को 1.215 मीटर है, फोर साइड की वैल्यू दे दी गई है 1.870 मीटर। कह रहा है द RL ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन आपका क्या होगा। देखिए ये सवाल बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। मैं आपको सॉल्व करने का एक बार तरीका बता देता हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में गलती से भी जो है वो डिटेल में सॉल्व नहीं करना, नहीं तो आपका टाइम चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया हम लोगों से, यहाँ लिख देता हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए गिवन क्या है, गिवन हमारे पास जो RL है, RL कितना दिया हुआ है, RL ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क कितना दिया हुआ है जी 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा है कि बैक साइड जो है हमारे पास, बैक साइड की वैल्यू है 1.215 मीटर, मेरे ख्याल से सही है, चलिए ठीक है। उसके बाद हमको बता रहा है फोर साइड की वैल्यू, फोर साइड कितना है हमारे पास 1.870 मीटर, ठीक है। ये हम लोगों को वैल्यू दे दिया गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लास्ट RL कितना होगा। देखिए इसके लिए हमको फॉर्मूला तो पता ही है चेक का, कि सम ऑफ ऑल बैक साइड माइनस सम ऑफ ऑल फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस क्या हो जाएगा जी फर्स्ट RL, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 1.215 माइनस 1.870। रीअरेंज करने का क्या आ जाएगा, सारी वैल्यूज रखी हुई, इसको कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 99.345, ठीक है, 99.345 मीटर। देखिए यहाँ पर आंसर आप ढूंढ लीजिए क्या है अपना आंसर नंबर, क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही आंसर नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल प्लूमेट इन टोटल स्टेशन। ये आप लोगों ने टोटल स्टेशन यूज किया होगा। टोटल स्टेशन के क्या होता है, देखिएगा जब आपकी जो हमारा सर्कल है ना, मेन जो सर्कल है जो आपके ट्राइपॉड से अटैच होता है, वहाँ पर एक छोटा सा जो है वो क्या दिया रहता है भाई, ऑप्टिकल प्लूमेट दिया रहता है, छोटा सा छेद रहता है जिससे आप लोग देखते हो, जो ग्राउंड में देख करके आप लोग जिससे सेंटरिंग करते हो। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रिसाइज सेंटरिंग। प्रिसाइज सेंटरिंग। देखिए लैब से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने लगे हैं आजकल एग्जामिनेशन में, इसीलिए थोड़ा बहुत इसको भी देख करके जाना है। हमसे नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, द मीन सी लेवल MSL एडॉप्टेड बाय द लाइन सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। कहाँ पर लोकेटेड है, अभी तक जवाब आ गया होगा आपका, क्योंकि ये तो गलती होना ही नहीं चाहिए। कहाँ पर है हमारे पास, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई है जिसको बोल रहे हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, किसके लिए, सेंसिटिविटी ऑफ द लेवल ट्यूब। देखिए लार्जर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरनल सरफेस ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये नॉट करेक्ट, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास, लार्जर इज द डायमीटर ऑफ द लेवल ट्यूब ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है, लार्जर इज द लेंथ ऑफ वेपर बबल ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये हमसे आखिरी बात पूछा जा रहा है, लार्जर इज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ग्रेटर इज द सेंसिटिविटी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर विस्कोसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगी, धीरे धीरे घट जाएगी। इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए एक जो है वो पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट सेंसिटिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए लगा दिया है, ताकि आप लोग जो है बहुत आसानी से इसको समझ सको। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मीन सी लेवल ऑफ परमानेंट बेंचमार्क वाज 150, कितना है भाई, 150 है, ठीक है। बैक साइड रीडिंग इज टेकन ऑन अ वर्टिकल स्टाफ केप्ट ऑन द बेंचमार्क वाज, कितना है, 1.50 मीटर, वाइल द फोर साइड रीडिंग इज टेकन एट द इन्वर्टेड वर्टिकल स्टाफ। देखिए यहाँ पर आकर के बहुत बच्चों को परेशानी होगी, इन्वर्टेड वर्टिकल अगर स्टाफ हो जाएगा तो कैसे करके हम लोगों को फॉर्मूले को यूज़ करना है। केप्ट एट द बॉटम ऑफ द रूफ वाज 1.8 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ बॉटम ऑफ रूफ, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि क्या लेवल होगा बॉटम ऑफ रूफ का। तो देखिए इस सवाल को बिल्कुल उसी तरह से अप्रोच करेंगे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को अप्रोच किया था, बस उसमें जो दिक्कत होगी वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। देखिए हमको जो गिवन बेंचमार्क है, बेंचमार्क की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 150 मीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारे पास में बैक साइड की वैल्यू कितनी दे दी गई है, बैक साइड की वैल्यू दे दी गई है 1.50 मीटर। उसके बाद हमको कहा गया इन्वर्टेड क्या दिया हुआ है जी, फोर साइड दिया हुआ है। फोर साइड हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1.8 मीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ही इन्वर्टेड आपने अगर स्टाफ यूज़ किया है तो आप क्या कीजिएगा, उस रीडिंग के सामने माइनस लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग जानते हैं कि बेंचमार्क प्लस बैक साइड, यही तो होता है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से निकाल लेते हैं, बेंचमार्क की वैल्यू कितनी है 150 प्लस बैक साइड हम लोगों को कितना दिया हुआ 1.50। यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 151.50 मीटर, ये हो गया। जब तो अब हम लोग क्या करेंगे, RL निकालेंगे। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि मेरी वजह से अगर ना दिखे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। RL निकाल लेते हैं, RL ऑफ बॉटम ऑफ रूफ, ये क्या हो जाएगा जी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इन्वर्टेड फोर साइड, क्योंकि आपने जो है स्टाफ को उल्टा रखा है तो फोर साइड कैसा आएगा, इन्वर्टेड आएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कितना है 151.50 माइनस, फिर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, देखिए अभी हम लोगों ने लिखा है, कितना लिख लिया है 1.8। तो 1.8 है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा बड़े ही प्यार से तो ये कितना आ जाएगा 153.300 मीटर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब मेरे ख्याल से अब हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे कि डी ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 153.3 सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल इसी तरह के छोटे छोटे आने के चांसेस होंगे, ठीक है, और थ्योरी के तो आप लोगों को इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं बचेगी कोई भी गलती करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लम्ब ऑफ लाइन इज अ लाइन। प्लम्ब ऑफ लाइन कैसा लाइन है, हमारे पास चार ऑप्शन है, अभी तक आपके जवाब आ गए होंगे, नहीं आए तो मैं बता देता हूँ। ये कैसा लाइन है, प्लम्ब ऑफ लाइन जो है हमारे पास, प्लम्ब लाइन जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, परपेंडिकुलर टू द लेवल सरफेस, ठीक है। जो प्लम्बो आप लोग यूज़ करते हो ना ग्राउंड में, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग में लगा रहता है ना, ये प्लम्बो कुछ ऐसा लगा रहता है ना, तो ये क्या बताता है, ये अगर लेवल सरफेस है तो इसके क्या होगा, जस्ट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश्ड बाय, बेंचमार्क किसके द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, तो याद रखिएगा स्पिरिट लेवल से एस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन, यानी प्लम बॉब की लाइन का अगर नॉर्मल कोई लाइन है तो उसको क्या कहा जाएगा, बिल्कुल नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है इसका, कि उसको क्या कहा जाएगा भाई, लेवल लाइन कहा जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टू दी प्लम लाइन इज कॉल्ड एज लेवल लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट विल बी द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इफ द डिस्टेंस इज 70। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन वही आ रहा है हमारे पास, है ना। इसको बहुत प्यार से आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या पूछा जा रहा है हमसे, कंबाइंड करेक्शन। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या था। अभी आप लोगों को मैंने ड्राइव करके बता दिया था, 0.0673 डी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0.0673 डी स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 7 डी का स्क्वायर। 7 डी दिया हुआ ना, कैपिटल डी दिया हुआ, हम लोग भी कैपिटल डी ही यूज़ कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 3.2977 डी का स्क्वायर। चेक कर लीजिए जरा कौन सा है अपने पास। मेरे ख्याल से आंसर नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुछ है, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। इज द रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस whose elevation with respect to some assumed datum is known as। तो क्या हो जाएगा जी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इस पूरे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बेंचमार्क इज अ रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस whose elevation with respect to some assumed datum is known। ठीक है, क्या होता है जी, वो हमारा बेंचमार्क कहलाता है। चलिए ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अ लाइन टेंजेंट टू द लेवल सरफेस एट अ पॉइंट। कोई लाइन है जो टेंजेंट टू दी क्या होगा, लेवल सरफेस। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन से लाइन को कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट फॉर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज नॉन एज। इस मेथड को क्या कहेंगे, जब आप क्या कौन सा मेथड अप्लाई करिएगा जिससे जो है वो आपका इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो याद रखिएगा इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर हैव। क्या करेक्शन जो है वो रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों का सेम साइन होता है, अपोजिट साइन होता है, अपोजिट साइन समटाइम या द सेम साइन समटाइम? ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों का हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट। अभी आप लोगों को बताया था ना कि एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द ऑपोजिट साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि द नंबर ऑफ फंडामेंटल लाइन ऑफ फॉर डंपी लेवल इज। देखिए बहुत हॉट मोस्ट क्वेश्चन है अभी के टाइम का। इस तरह के सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब भी आप अपना स्टडी कीजिए तो इस तरह के अगर कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आता है तो उसको ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटल्स लाइन पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो देखिए अगर डंपी लेवल के फंडामेंटल लाइन के बारे में बात किया जाए तो मैंने यहाँ लगा ही दिया आप लोगों के लिए कि फंडामेंटल लाइन्स ऑफ अ डंपी लेवल इज 4। 4 होते हैं इसके फंडामेंटल लाइन। कौन कौन से होंगे, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब पहला, द लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन दूसरा, द वर्टिकल एक्सिस एंड द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। 4 जो है फंडामेंटल लाइन होते हैं किसके लिए, डंपी लेवल के लिए। क्या क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन, वर्टिकल एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4। देखिए अगर एक बार ऐसा सवाल पूछ लिया गया है तो हो सकता है कि 4 नाम देकर के आपसे सवाल पूछ लिया जाए, इसीलिए दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है अभी के टाइम का कि फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द डंपी लेवल वी रिक्वायर्ड। एक्यूरेट सेंटरिंग अगर करना है डंपी लेवल का तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है भाई, सेंटरिंग करने के लिए तो हमेशा चाहिए होता है प्लम बॉब। क्या चाहिए होता है, प्लम बॉब चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से। द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इज। देखिए फिर से वही सवाल आ गया घूम फिर के। मैं कह रहा हूँ ना, हर अब 2021 के जो सवाल है ना वो इसी तरह के सवाल हैं। पिछले सवाल का रेफरेंस लेकर के नया सवाल आ रहा है। द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखिएगा हमेशा क्या होगा जी आपका, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये डी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर क्या होता है जी, डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे फिर से याद दिलाना चाहूँ कि रिफ्रैक्शन के लिए आप लोगों ने क्या यूज़ किया था, रिफ्रैक्शन के लिए सी आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1/7 ऑफ सी सी। ठीक है, 1/7 ऑफ सी सी। सी सी क्या था हमारे पास जी, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर था। तो जो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस की वजह से, इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल एट द सर्टेन स्टेशन
एट द सी लेवल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द लाइट हाउस इज 50 किलोमीटर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा सा सवाल है और ये सवाल बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है कि h इज इक्वल टू 0.063 d का स्क्वायर। देखिए हाइट और डिस्टेंस में ये रिलेशन होता है हमारे पास, h इज इक्वल टू 0.067 d स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों से हाइट मांगा गया है। अच्छा ये जो कांस्टेंट है ये देख करके याद आ रहा होगा, कंबाइंड करेक्शन में हम लोग यही कांस्टेंट यूज करते थे। ये यहाँ का फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है किसके, कंबाइंड करेक्शन के, तो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। h इज इक्वल टू 0.067 d स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी 0.067 d स्क्वायर। d कितना हमारे पास 50 है, 50 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो h हमारे पास क्या आ जाएगा 168.25 मीटर, 168.25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। वाइल द सर्कुलेटिंग परमिसिबल क्लोजिंग एरर द वैल्यू ऑफ सी फॉर एक्यूरेट लेवलिंग इज, सी की वैल्यू क्या होगी एक्यूरेट लेवलिंग के लिए। देखिए ये सवाल बिल्कुल ही नया है और ये नया सवाल जो है आपको किस तरह से सॉल्व होगा इसके लिए मैंने जो है वो एक नोट लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। परमिसिबल एरर की वैल्यू जो होती है वो ई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अंडर रूट डी होती है, जहाँ पर ई जो है वो आपके लिए परमिसिबल एरर हो जाएगा इन mm, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये कांस्टेंट है, और डी क्या है डिस्टेंस इन किलोमीटर है। ये कांस्टेंट जो है वो वेरी करता है। देखिए अगर आपने रफ लेवलिंग किया हुआ है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 100 हो जाएगी, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा परमिसिबल एरर इज इक्वल टू प्लस माइनस 100 अंडर रूट डी। अगर आपने ऑर्डिनरी लेवलिंग किया हुआ है तो ये जो सी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अगर आपने जो है एक्यूरेट लेवलिंग किया है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगर आपने प्रिसाइज लेवलिंग किया हुआ है तो कितना हो जाएगा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्यूरेट लेवलिंग का क्वेश्चन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सारे नए सवाल आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, बस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और जो मैं आप लोगों को कहता हूँ बस उसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ कि इस बार तो सीट पक्की है अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग। देखिए इस तरह के सवाल जो है अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हर एक जो आप चैप्टर पढ़िएगा सर्वेइंग का उसके ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोफाइल लेवलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास। ध्यान रखिएगा कि प्रोफाइल लेवलिंग का जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो क्या है जी, टू गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ अ प्रोफाइल ऑफ रूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि द एरर विच कैनॉट बी एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग ऑपरेशन इज। कौन सा ऐसा एरर है जो कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के ऑपरेशन से आप दूर नहीं कर सकते हैं। एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन, मैनुअल मिस्टेक इन टेकिंग लेवलिंग, स्टाफ रीडिंग, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ऑप्शन नंबर ए बी और डी ये तीन जो है ना वो तीनों रेसिप्रोकल लेवलिंग के थ्रू जो है वो एलिमिनेट किए जा सकते हैं, लेकिन जो एरर है वो कैसा है पर्सनल एरर है, और ये एरर जो है वो हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज हाई अबव द ग्राउंड सरफेस एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर इन द ऑब्जर्व एंगल ड्यू टू, किसके वजह से किया जाता है। तो देखिए जरा किसके वजह से किया जाता है, ये बोथ स्विमिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एक और सवाल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेंचमार्क फिक्स्ड एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। यानी एक दिन में आप जो है वो काम करके आप वापस जा रहे हो तो कौन सा बेंचमार्क आप फिक्स करके जाओगे नेक्स्ट दिन के काम के लिए। तो आप याद रखिएगा आपने कौन सा बेंचमार्क फिक्स किया है, टेम्प्रोरी बेंचमार्क फिक्स कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर द एक्सिस ऑफ द बबल ट्यूब बिकम्स पैरेलल टू। अगर आपने बबल को सेंटर कर दिया है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब किसके पैरेलल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो पैरेलल होगा वो पैरेलल होगा ऑप्शन नंबर बी लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन के। देखिए लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसीलिए आप लोगों के लिए एक मैंने नोट लगा दिया है। लाइन का देखिए इट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट इज़ कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन में ये रहेगा। लाइन ऑफ साइट क्या है, इट इज डिफाइंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इट इज टेंजेंशियल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द सेंटर ऑफ आई पीस। ठीक है, तो ये तीन लाइन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये तीन लाइन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि फॉर नेविगेशन पर्पस
जनरली द डेटम यूज एज, नेविगेशन पर्पस के लिए जो हम लोग डेटम यूज करते हैं, कौन सा डेटम यूज करते हैं हम लोग, याद रखिएगा टाइडल डेटम यूज करते हैं। कौन सा डेटम यूज करते हैं, टाइडल डेटम यूज करते हैं फॉर द नेविगेशन पर्पस के लिए। ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन आ रहा है जो कि न्यूमेरिकल बेसिक लग रहा है हम लोगों को देख करके। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं, चाहता क्या है। एन ऑब्जर्वर है स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है जो शिप के ऊपर खड़ा है। जस्ट सी द टॉप ऑफ लाइट हाउस विच इज 30 मीटर अबव द सी लेवल। एक हमको हाइट बता दिया इसने, H1 बता दिया इसने, मान लीजिए 30 मीटर बता दिया अबव द सी लेवल। द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर्स आई 10 मीटर। H2 हमको बता दिया गया, कितना हो गया जी, 10 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि डिस्टेंस ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइट हाउस विल बी नियरर टू, ठीक है, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस। अब हमसे ये इसने डिस्टेंस पूछ लिया, ये तो गलती कर दी ना, क्योंकि हमको पता है कि हाइट और डिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, h = 0.0673 d का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हाइट जो है हमारे पास 2 है, H1 और H2 है। हमको यहाँ जो h दिया हुआ है ये हाइट क्या है भाई, टोटल हाइट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि d निकालने की कोशिश करेंगे। d = क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई 0.0673। तो देखिए यहाँ से और एक बात समझ में आएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि d = अंडर रूट 1/0.0673 इंटू अंडर रूट h, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए तो एक कांस्टेंट सा बन जाएगा। d = हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 3.854 अंडर रूट h। ये तो टोटल हाइट है, इस फॉर्मूले में रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 3.854 इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2। चलिए H1 और H2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 30 मीटर और 10 मीटर, इसको ला करके यहाँ पर पटक देते हैं बड़े प्यार से। क्या हो जाएगा 3.854। आपको एग्जाम में इतने डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, वो तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। 30 प्लस अंडर रूट 10, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो d की बहुत प्यार से एक वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 33.30। देखिए यहाँ पर 33.30 के आसपास कोई वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देख रहे हैं सारे बेसिक फार्मूला से ही सॉल्व होंगे, बस लॉजिकल आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, द हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट अबव और बिलो द एज्यूम्ड डेटम इज कॉल्ड एज। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिड्यूस लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, थ्योरेटिकल सवाल है बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है। द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन इज कॉल्ड एज। कोई फिक्स पॉइंट जिसका एलिवेशन नोन है, आप इसको क्या कहते हो, बेंचमार्क कहते हो। बेंचमार्क का डेफिनेशन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ द बबल ऑफ द लेवल ट्यूब ऑफ द लेवल रिमेन्स सेंट्रल, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अगर बबल जो है वो सेंटर किया हुआ है हमारा बिल्कुल बढ़िया से, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। तो देखिए जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ लिया होगा आपने, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। स्टेटमेंट कौन सा सही होगा कि लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। देखिए फिर से एक बार न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल तो ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछ ले उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। देखिए क्या सवाल पूछ रहा है कि अ लाइन ऑफ लेवल वाज रन फ्रॉम बेंचमार्क नंबर 1 ऑफ आरएल दे दिया है, बेंचमार्क नंबर 2 ऑफ आरएल। बेंचमार्क नंबर 1 और बेंचमार्क नंबर 2 का आरएल दे दिया है। हम लोग यहाँ पर लिख ही लेते हैं, एग्जाम में जस्ट पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। बेंचमार्क नंबर 1 का आरएल दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दे दिया गया है जी 907.854। और बेंचमार्क नंबर 2 का आरएल दिया हुआ है हम लोगों को, आरएल कितना दे दिया गया है 909.858। चलिए दोनों आरएल हम लोगों को मिल गया। अब सवाल में आगे आते हैं। द सम ऑफ बैक साइड, हम लोगों को समेशन ऑफ बैक साइड इसने बता दिया। समेशन ऑफ बैक साइड कितना है हमारे पास 2.408, और सम ऑफ फोर साइड भी बता दिया। समेशन ऑफ फोर साइड कितना है हमारे पास में 0.408। तो कह रहा है हमसे कि क्लोजिंग एरर ऑफ लेवलिंग वर्क, क्लोजिंग एरर कितना होगा। देखिए इसको लॉजिकल आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आंसर आपका पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। तो आपको मेथड यही रखना है, इस मेथड में बहुत आसानी से काम आपका हो जाएगा। आप क्या कीजिए सबसे पहले कि डिफरेंस इन आरएल निकाल लीजिए। डिफरेंस इन आरएल जब आप निकालिएगा तो आपके पास देखिए कि लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करना है आपको। तो लास्ट आरएल आपका जो है नंबर 2 में कितना है 909.858 माइनस
907.854। इस तरह के सवाल आप ढूंढ ढूंढ के बनाइएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी से हो जाए। 2.004। अब आप दूसरा निकाल लीजिए डिफरेंस इन किस में निकालिएगा भाई, बैक साइड है हमारे पास और फोर साइड है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि डिफरेंस किस में निकाल, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किस में निकालिएगा, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड्स में। देखिए इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग। कितना है हमारे पास, बैक साइड की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 2.408 माइनस 0.408। ये तो हम लोग चेक में लगाते ही थे तो याद तो होगा ही आपको, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब जरा देखिए आप यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है RL का वो कितना आया, 2.004, और बैक साइड और फोर साइड का जो डिफरेंस आया सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड आया हमारे पास 2, यानी एरर यहाँ कहीं पर है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास कहानी ये बन जा रही है कि क्लोजिंग एरर यहाँ कहीं पर है, क्लोजिंग एरर के साथ में है ना आपका कौन सा, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये क्लोजिंग एरर के साथ है तभी तो वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल बैक साइड माइनस सम ऑफ ऑल फोर साइड। यही तो कहानी है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, क्लोजिंग एरर निकालना है, तो निकाल लेते हैं। क्लोजिंग एरर ये आपके पास कितना आ गया था जी, 2, और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 2.004। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.004। देखिए आ गया बिल्कुल साइन के साथ, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के सवाल देखते के साथ तो बिल्कुल आपके चेहरे की रौनक ही बदल जानी चाहिए, क्योंकि ये सवाल देख करके जितना टफ लग रहा है उतना ही ज़्यादा आसान है। मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द RL ऑफ स्टेशन R फ्रॉम द फील्ड बुक। ठीक है, देखिए ये सवाल बहुत ज़्यादा जो है वो नया है, पुराना सवाल नहीं है। देखिए फील्ड बुक से आपको क्या करना है, यहाँ कोई स्टेशन R है, इसका आपको RL जो है वो अननोन है। ये कौन सा RL होगा, ये तो लास्ट RL होगा, लास्ट RL अननोन है। कैसे निकालना, एक तो तरीका ये हो सकता है कि पूरा आप टेबल सॉल्व कीजिए, उतना एग्जाम में टाइम होता नहीं है। आप क्या कीजिए डायरेक्टली कि डिफरेंस इन बैक साइड निकाल लीजिए, बैक साइड, सम ऑफ ऑल बैक साइड। सम ऑल बैक साइड में क्या करना होगा, इसको जोड़ दीजिए, ये माइनस साइन में है तो घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.705 मीटर, 0.705 मीटर। अब सम ऑफ ऑल फोर साइड निकाल लीजिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर साइड निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल आसानी से लॉजिकली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सम ऑफ ऑल फोर साइड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1.455 मीटर। मेरे ख्याल से ये सही है। चलिए ठीक है, दोनों आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्यार से वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो आज तक लगाते आए हैं। सम ऑफ ऑल बैक साइड माइनस सम ऑफ ऑल फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। मेरे वजह से अब नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सम ऑफ ऑल बैक साइड हमारे पास कितना आया है 0.705, सम ऑफ ऑल फोर साइड कितना आया है 1.455 इज इक्वल टू लास्ट RL हमारे पास कितना है, कुछ नहीं पता है, इसको x मान लेते हैं। फर्स्ट RL हमारे पास कितना है 100 आया है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत आसानी से कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको यहाँ पर ले आकर के इसके साथ में और जोड़ देते हैं। देखिए 1.455 और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव 100। x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी 101.455 मीटर आ गया हमारे पास। देखिए 101.455 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने जो कराए वो सारे इंपॉर्टेंट थे, बहुत मुश्किल से चुन चुन के मैंने निकाला है कि जेईई में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर ये मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, तो ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, और क्या कीजिए इस पेंडेमिक में पढ़ते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।